संविधान। संविधान। राज्य व्यवस्था। राज्य क्या है? राज्य एक अमूर्त अवधारणा है। इसे इसके तत्वों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। राज्य के 4 तत्व होते हैं। राज्य के तत्व: जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। भूभाग राज्य का शरीर होता है और संप्रभुता राज्य की आत्मा। उपरोक्त से स्पष्ट है कि संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह राज्य की आत्मा है। जनसंख्या, भूभाग और सरकार के रहते हुए भी संप्रभुता के अभाव में राज्य को राज्य नहीं कहा जा सकता। जैसे 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पहले भारत के पास जनसंख्या, भूभाग और सरकार तीनों थीं, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। यह ब्रिटेन के पास थी। ब्रिटेन इसी शक्ति के बलबूते भारत को आदेश देता था और भारतवासी उसका पालन करते थे। इसलिए भारत को स्वतंत्र राज्य न कहकर ब्रिटेन का गुलाम या उपनिवेश कहा जाता था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को यह संप्रभु शक्ति भारत के पास आई, तब जाकर भारत एक स्वतंत्र राज्य बना। लेकिन पूर्ण संप्रभुता संपन्न गणराज्य तब बना जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने का अर्थ यह हुआ कि अब सर्वोच्च शक्ति या संप्रभुता जनता में आ गई। इस सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करने के लिए जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना शासन करती है, अर्थात जनता शासक और शासित दोनों है। इस तरह संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च इच्छा है और सर्वोच्च आदेश है। यह संप्रभु शक्ति जनता में निहित है और यह सर्वोच्च शक्ति स्वतंत्र होने की पूर्ण शर्त है। सरकार। सरकार राज्य की इच्छा को व्यक्त करने वाला यंत्र है। इसके 3 अंग होते हैं: विधायिका या व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशरी। विधायिका या व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर यह कानून बनाने वाली संस्था है। केंद्र की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं। ऊपरी सदन राज्यसभा कहलाता है, निचला सदन लोकसभा कहलाता है। दोनों सदनों के सदस्यों को संसद सदस्य या एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। इसी तरह की विधायिका प्रांतों में भी होती है। प्रांतों की विधायिका को राज्य विधानमंडल कहा जाता है। राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को विधान परिषद और निचले सदन को विधानसभा कहा जाता है। विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, जबकि विधानसभा के सदस्यों को एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव यह कानून को लागू करने वाली संस्था है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री आते हैं। इसीलिए लोक भाषा में इसे सरकार कह देते हैं। सरकार तो राष्ट्रपति के नाम से ही चलती है, लेकिन इसे मंत्रिपरिषद चलाती है। मंत्रिपरिषद का अगुवा प्रधानमंत्री होता है। इसी तरह की कार्यपालिका प्रांतों में भी होती है। प्रांतों की सरकार राज्यपाल के नाम से चलती है, लेकिन इसे मंत्रिपरिषद चलाती है, जिसका अगुवा मुख्यमंत्री होता है। तीसरा, न्यायपालिका जुडिशरी। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक होती है। इसे संविधान का संतुलन चक्र भी कहा जाता है। न्यायपालिका संविधान की रक्षा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से करती है। न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू। न्यायपालिका यह देखती है कि विधायिका के कानून और कार्यपालिका के कार्य संविधान के अनुसार है। न्यायपालिका यह देखती है कि विधायिका के कानून और कार्यपालिका के कार्य संविधान के अनुसार है कि नहीं। यदि नहीं है तो न्यायपालिका ऐसे कानून या कार्य को रद्द कर देगी। न्यायपालिका की इसी शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। सरकार का प्राचीन वर्गीकरण: राजतंत्र, मोनार्की, कुलीन तंत्र या सामंतवाद, एरिस्टोक्रेसी और प्रजातंत्र डेमोक्रेसी। राजतंत्र या मोनार्की एक व्यक्ति की सरकार, प्राचीन रूप। कुलीन तंत्र या सामंतवाद एरिस्टोक्रेसी कुछ कुलीन या धनी लोगों की सरकार, मध्यकालीन रूप। तीसरा, प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी सबकी सरकार या जनता की सरकार, आधुनिक रूप। सरकार का आधुनिक रूप
शक्ति पृथक्करण के आधार पर और शक्ति विभाजन के आधार पर। शक्ति पृथक्करण के आधार पर संसदीय सरकार और अध्यक्षीय सरकार, और शक्ति विभाजन के आधार पर एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार। ठीक है। संसदीय सरकार और एकात्मक सरकार ब्रिटेन, अध्यक्षीय सरकार और संघात्मक सरकार अमेरिका, और संसदीय सरकार और संघात्मक सरकार भारत। संसदीय सरकार ऐसी सरकार प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद जो संसद से बने संसदीय सरकार कहलाती है। ऐसी सरकार जो संसद से बने संसदीय सरकार कहलाती है। संसदीय सरकार में विधायिका, संसद और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र नहीं होते, वरन एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। जैसे मोदी जी और उनके मंत्री संसद के सदस्य भी हैं, अतः भारत में संसदीय सरकार है। ऐसी सरकारों में राष्ट्रपति के रूप में एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। शासन उसी के नाम पर चलता है, लेकिन शासन की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में होती है। इसीलिए इसे मंत्रिमंडलीय सरकार या कैबिनेट गवर्नमेंट कहा जाता है। कभी कभी इसे प्रधानमंत्री की सरकार भी कहते हैं, जैसे मोदी सरकार। यह उत्तरदायी सरकार होती है क्योंकि यह विधायिका सरकार के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त कर दे तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। यह उत्तरदायी सरकार होती है क्योंकि यदि विधायिका सरकार के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त कर दे तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस सरकार की सबसे बड़ी कमी यह होती है कि यह अस्थिर सरकार होती है। विधायिका कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को हटा सकती है। राज्य और राष्ट्र, स्टेट एंड नेशन। जहां राज्य भौतिक शक्ति का प्रतीक है, वहीं राष्ट्र एकता की भावना है। जहां राज्य भौतिक शक्ति का प्रतीक है, वहीं राष्ट्र एक भावना है। हमारे भीतर जो मेरा गांव मेरा देश की भावना है, वही राष्ट्र है। राज्य और राष्ट्र, स्टेट एंड नेशन। जहाँ राज्य भौतिक शक्ति का प्रतीक है, वहीं राष्ट्र एका की भावना है। हमारे भीतर जो मेरा गांव मेरा देश की भावना है, वही राष्ट्र है। यह एका की भावना समान जाति धर्म और संस्कृति के आधार पर विकसित होती है। यह समान इतिहास, भूगोल, भाषा और समान कष्ट के आधार पर भी विकसित होती है। इस तरह राष्ट्र या राष्ट्रीयता एक भाव है, भक्ति है, निष्ठा है। इसे हम देशभक्ति या देश प्रेम भी कह सकते हैं। हमारे भीतर जो भारतीयता की भावना है, वही भारत राष्ट्र है। जहाँ तक भारत में राष्ट्रीयता के उदय की बात है, तो डॉक्टर इकबाल और जिन्ना की जोड़ी का कहना था कि भारत में राष्ट्रीयता का उदय धर्म के आधार पर हुआ। अतः भारत में दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू राष्ट्र, दूसरा मुस्लिम राष्ट्र। इन्हीं को उसने दो राष्ट्र का सिद्धांत कहा। इसी आधार पर उन्होंने भारत के विभाजन की मांग की। गांधी जी का कहना था कि भारत में राष्ट्रीयता का विकास समान संस्कृति और समान कष्ट के आधार पर हुआ है। गांधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध चलाए गए विभिन्न आंदोलनों में सभी जातियों धर्मों के लोगों को जोड़कर इस बात को साबित भी किया। इसीलिए गांधी के नेतृत्व में चलाए गए स्वाधीनता आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस जैसे गांधी विरोधी ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा। सुभाष चंद्र बोस जैसे गांधी विरोधी ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा। एक राज्य और एक राष्ट्र के समर्थकों का कहना है कि राज्य और राष्ट्र की सीमा समान होना चाहिए, नहीं तो राज्य कमजोर हो जाएगा। राज्य निर्माण का अर्थ है कि शक्ति का ऐसा केंद्र विकसित होना कि जिसकी इजाज़त के बगैर देश की सीमा में एक पत्ता भी न हिले। राष्ट्र निर्माण का अर्थ है कि निष्ठा का ऐसा केंद्र विकसित होना कि हर जाति, संप्रदाय, भाषा के लोग राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहें। भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया राज्य निर्माण से पहले शुरू हुई।
भारत 15 अगस्त 1947 को ही राज्य बन गया, लेकिन भारत आज तक मुकम्मल राष्ट्र नहीं बन पाया। आज भी कश्मीर और पूर्वोत्तर के लोग भारतीयता की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं। वे अपनी अलग पहचान को लेकर अलगाववादी आंदोलन चला रहे हैं। अतः पूर्वोत्तर और कश्मीर की समस्या का निराकरण तभी हो सकता है जब यहाँ के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण करके इन्हें भारतीयता की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इससे उनके भीतर अपनेपन का बोध पैदा होगा। इसके साथ साथ दंड की भी नीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि शरारती तत्वों को दंडित करके ही देश की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। अध्यक्षीय सरकार। यह सरकार शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। शक्ति पृथक्करण का अर्थ है कि कार्यपालिका, राष्ट्रपति और मंत्री और विधायिका का पृथक पृथक स्वतंत्र होना। अतः अध्यक्षीय सरकार ऐसी सरकार होती है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से पृथक पृथक और स्वतंत्र होते हैं। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति और विधायिका का चुनाव अलग अलग होता है। राष्ट्रपति और उसके मंत्री विधायिका के सदस्य नहीं होते। कार्यपालिका या राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता। अतः विधायिका अविश्वास व्यक्त करके उसे पद से हटा भी नहीं सकती। उसका 4 वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल होता है। इससे पहले महाभियोग के अलावा उसे किसी अन्य तरीके से हटाया नहीं जा सकता। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति ही वास्तविक कार्यपालिका होती है। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति ही वास्तविक कार्यपालिका होती है। संसदीय बनाम अध्यक्षीय सरकार। पहला, संसदीय सरकार में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अध्यक्षीय सरकार में एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र होते हैं। दूसरा, संसदीय सरकार उत्तरदायी सरकार होती है। अध्यक्षीय सरकार अउत्तरदायी सरकार होती है। संसदीय सरकार अस्थिर सरकार होती है, क्योंकि संसद के अविश्वास से सरकार को कभी भी गिराया जा सकता है। अध्यक्षीय सरकार स्थिर सरकार होती है। एकात्मक सरकार। जिस सरकार में सारी शक्तियां एक केंद्र में निहित रहती हैं उसे एकात्मक सरकार कहते हैं। एकात्मक सरकार में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। सारी शक्तियां केंद्र में ही निहित रहती हैं। दूसरा, इकहरी नागरिकता होती है। तीसरा, इकहरी न्यायपालिका होती है। चौथा, केंद्र में दूसरा सदन आवश्यक नहीं है। पांचवां, लिखित संविधान का होना जरूरी नहीं है। छठवां, एकात्मक सरकार का सबसे अच्छा उदाहरण ब्रिटेन है। संघात्मक सरकार, फेडरल गवर्नमेंट। ऐसी सरकार जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है संघात्मक सरकार कहलाती है। इस सरकार में पहला, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में किया जाता है। लिखित सर्वोच्च संविधान का होना जरूरी है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायपालिका। चौथा, न्यायिक पुनर्विलोकन का होना जरूरी है। पांचवां, दोहरी नागरिकता। छठवां, दोहरी न्यायपालिका। सातवां, केंद्र में दूसरे सदन का होना जरूरी है। और आठवां, मौलिक अधिकार। संघात्मक शासन का मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका है। यह विश्व के पुराने संघों में माना जाता है। 50 राज्यों ने मिलकर यूएसए का निर्माण किया। अब ये राज्य यूएसए से अलग नहीं हो सकते, इसलिए यूएसए को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। अमेरिका के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत भी संघ हैं। भारत अपने ढंग का अनोखा संघ है। यह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अर्थात राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन राज्यों का विभाजन करके नए राज्य बनाए जा सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। संसदीय बनाम अध्यक्षीय सरकार। पहला, विधायिका कार्यपालिका संबंध। दूसरा, उत्तरदायित्व। और तीसरा, स्थिरता। संसदीय बनाम अध्यक्षीय सरकार अंतर के आधार: विधायिका कार्यपालिका संबंध, दूसरा उत्तरदायित्व और तीसरा स्थिरता। संविधान।
संविधान कानून की वह किताब है जिसमें सरकार की शक्तियों और सीमाओं का उल्लेख होता है, साथ ही साथ नागरिक राज्य संबंधों, नागरिक के अधिकारों व कर्तव्यों का भी उल्लेख होता है। संविधान का अर्थ सीमित सरकार या सीमित व्यवहार से लिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस राज्य में संविधान नहीं है वह राज्य राज्य न होकर अराजकता है। जेलिनेक, यह कथन जेलिनेक का है। जब सरकार संविधान के अनुसार चलने लगती है तो इसी को राज्य व्यवस्था कहते हैं, अर्थात कार्य रूप में संविधान ही राज्य व्यवस्था है। कुल मिलाकर संविधान डायरेक्टर है और राज्य व्यवस्था एक्टर है। संविधान का वर्गीकरण। संविधान दो प्रकार के होते हैं, विकसित संविधान और निर्मित संविधान। पहला, विकसित संविधान। विकसित संविधान अलिखित होता है और लचीला होता है, और निर्मित संविधान लिखित होता है और कठोर होता है। विकसित संविधान लंबी प्रथा परंपरा की देन होता है, इसलिए यह विकसित संविधान लंबी प्रथा परंपरा की देन होता है, इसलिए यह अलिखित होता है। ब्रिटेन का संविधान ऐसा ही है, इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है, क्योंकि संविधान लिखित ही हो सकता है, जैसे अमेरिका और भारत का संविधान निर्मित या लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में बनाया गया था। यह संविधान 1789 ईस्वी में लागू किया गया था। भारत का संविधान एक संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा इतिहास। संविधान सभा का पहला विचार तिलक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्वराज्य विधेयक में मिलता है, लेकिन पहली बार गांधी जी ने 1922 ईस्वी में यह कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोग बनाएंगे। संविधान सभा की मांग पहली बार एम एन रॉय ने की, कम्युनिस्ट नेता, जो एक कम्युनिस्ट नेता थे। संविधान सभा की मांग पहली बार एम एन रॉय ने की, जो एक कम्युनिस्ट नेता थे। इसके बाद मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में ही 1928 ईस्वी में गठित नेहरू कमेटी ने ही भारत का पहला संविधान बनाया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने इस संविधान को लागू नहीं किया। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल ने भी संविधान सभा की मांग की। कांग्रेस की ओर से पहली बार 1936 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई। सरकार की तरफ क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी, वेवल्स प्लान 1945 और कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी जैसे प्रस्तावों के अंतर्गत संविधान सभा के गठन की बात कही गई। सरकार की तरफ से क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी, वेवल्स प्लान 1945 ईस्वी और कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी जैसे प्रस्तावों के अंतर्गत संविधान सभा के गठन की बात कही गई। अंततः 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन प्रस्तावों के आधार पर ही 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन हुआ। इसी प्रस्ताव के अंतर्गत 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार, अस्थायी सरकार प्लस भारत की पहली केंद्रीय सरकार का गठन किया गया। इस सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष वेबल्स थे, लेकिन सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था। उनका पद नाम उपराष्ट्रपति था। इस सरकार में कुल 14 मंत्री थे। संविधान सभा का गठन। सदस्य संख्या 389। सदस्य संख्या 389। ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य, इनका चुनाव हुआ। देशी रियासतों से 93 सदस्यों का मनोनयन हुआ और कमिश्नरी प्रांतों से 4 सदस्यों का चुनाव हुआ। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इन सदस्यों में पहला 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। यह चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ। चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों को सामान्य, मुस्लिम और सिख में बांटा गया। डॉक्टर अंबेडकर पहले बंगाल से चुने गए। जब बंगाल का विभाजन हो गया तो वे मुंबई से संविधान सभा के लिए चुने गए। ब्रिटिश प्रांतों से जो 292 सदस्य चुने गए,
ब्रिटिश प्रांतों से जो 292 सदस्य चुने गए, उन्हें जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से चुना। अर्थात जनता ने पहले जनप्रतिनिधियों एमएलए को चुना, इन्हीं जनप्रतिनिधियों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधियों का मनोनयन हुआ। हैदराबाद मात्र एक देश की रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं गए। संविधान सभा का एक प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। संविधान सभा की बैठकें या सत्र। संविधान सभा के लिए संविधान सभा की बैठकें या सत्र। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के कुल 12 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें कुल 11 सत्रों बैठकों में संविधान बनकर तैयार हुआ। इन बैठकों में पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। इसी बैठक में संविधान सभा का गठन हुआ। सबसे वयोवृद्ध सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। भारत के विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जब संविधान सभा की बैठक हुई तो केवल 299 सदस्य रह गए। संविधान सभा की 11वीं बैठक 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चली। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया। इस तरह संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 12वीं व अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। इसी बैठक में अध्यक्ष सहित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वालों में पहला नाम जवाहरलाल नेहरू का था। इसी बैठक में संविधान सभा ने यह घोषित किया कि संविधान निर्माण का कार्य पूरा हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। इसी बैठक में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया। यानी कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। संविधान का लागू होना। अध्यक्ष सहित 284 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही अंगीकृत कर लिया गया। इसी दिन निम्नलिखित प्रावधानों से संबंधित 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। इसी दिन निम्नलिखित प्रावधानों से संबंधित 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। पहला नागरिकता, दूसरा निर्वाचन, तीसरा अंतरिम संसद, चौथा संक्रमणकालीन उपबंध, संविधान का लागू होना। अध्यक्ष सहित 284 सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही अंगीकृत कर लिया गया। इसी दिन निम्नलिखित प्रावधानों से संबंधित 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। यानी कि 26 नवंबर 1949 से 15 अनुच्छेद लागू कर दिए थे। निम्नलिखित प्रावधानों से थे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद और संक्रमणकालीन उपबंध। ठीक है। दूसरा, पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। इसी दिन भारत संपूर्ण संप्रभुता संपन्न गणराज्य बना, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता में आ गई। संविधान कैसे बना? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद संविधान सभा ने विभिन्न विषयों से संबंधित कई समितियों का निर्माण किया। इन्हीं समितियों ने संविधान बनाया। ये समितियां जो सिफारिशें करती थीं उन्हें संविधान सभा की बैठकों में रखा जाता था। संविधान सभा इन सिफारिशों पर विचार करती थी और मतदान करके स्वीकार कर लेती थी। इसी तरह ये सिफारिशें संविधान का अंग बन जाती थी। कुछ महत्वपूर्ण समितियां निम्नलिखित थीं। प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ। अध्यक्ष सहित यह 7 सदस्यीय समिति थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अन्य सदस्य निम्नलिखित थे: गोपाल कृष्ण अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव,
पहले इनके स्थान पर BL मित्तल थे और TT कृष्णमाचारी पहले इनके स्थान पर DP खेतान थे। वैसे तो संविधान का पहला प्रारूप BN राव ने बनाया था, लेकिन अंतिम प्रारूप समिति ने बनाया, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। उन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों पर समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। प्रांतीय समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार पटेल थे। झंडा समिति, इसके अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे, लेकिन झंडा उप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तिरंगा स्वीकार किया। संघ समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के अधिकारी, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते। जब यह कानून बनाने का कार्य करती तो इसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर करते। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नारायण राव या BN राव थे। संविधान पर 15 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। इन महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल थी। यहाँ यह भी स्मरण रहे कि संविधान सभा की पहली बैठक में 9 और दूसरी में 12 महिलाएं शामिल थी। संविधान की साज सज्जा का काम नंदलाल बोस बिहोर मनोहर सिन्हा ने किया। संविधान की साज सज्जा का काम नंदलाल बोस और बिहोर मनोहर सिन्हा ने किया। संविधान की हस्तलिखित प्रतिलिपि इटैलिक शैली में प्रेम बिहारी रायजादा ने तैयार किया था। संविधान सभा के कार्य, संविधान सभा के 2 कार्य थे: संविधान का निर्माण करना और अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना। संविधान निर्माण करने के बाद संविधान सभा का विघटन नहीं किया गया। यह तब तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही जब तक 1952 ईस्वी में पहली संसद का गठन नहीं हुआ। कुछ रोचक तथ्य: संविधान में कुल 1,17,369 शब्द हैं, 117369 वर्ड्स। ठीक है। संविधान बनाने में कुल 6.4 करोड़ रुपए का खर्च आया। संविधान सभा की बैठकें संसद के सेंट्रल हॉल में हुआ करती थी। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की कुल 166 बैठक की। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कुल 166 बैठक की। संविधान सभा में अपने 7वें सत्र में गांधी जी को श्रद्धांजलि दी थी। संविधान सभा ने अपने 7वें सत्र में गांधी जी को श्रद्धांजलि दी थी। संविधान के स्रोत: ब्रिटिश भारत का अंतिम संविधान 1935 ईस्वी का अधिनियम था। भारत इसी अधिनियम के अंतर्गत तब तक शासित होता रहा जब तक कि संविधान लागू नहीं हो गया। अतः संविधान में अधिकांश बातें 1935 ईस्वी के अधिनियम से ली गई हैं। शेष बातें निम्नलिखित संविधानों से ली गई हैं। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और कानून का शासन। अमेरिका से मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, विधि का समान संरक्षण और संविधान की सर्वोच्चता। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। कनाडा से राज्यपाल द्वारा राज्य विधेयकों को आरक्षित करना और अवशिष्ट शक्तियाँ। संघीय शासन कनाडा और 1935 का अधिनियम। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से। गणतंत्र फ्रांस से। समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से। महान्यायवादी का पद 1935 के अधिनियम से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। और शून्यकाल भारत। उपरोक्त प्रावधानों के दूसरे संविधानों से लिए जाने के कारण भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। प्रस्तावना प्रियम्बल। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है। इसे संविधान की उद्देशिका या संविधान का दर्शन भी कहा जाता है। प्रस्तावना का अवलोकन करके हम पूरे संविधान की झलक पा सकते हैं।
13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू जी ने संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, प्रस्तावना उसी का संक्षिप्त रूप है। उद्देश्य प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से प्रेरित था, अतः प्रस्तावना भी इसी से प्रेरित है। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दावली हम भारत के लोग अमेरिका से ली गई है, अतः यह भी कहा जा सकता है कि प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। प्रस्तावना निम्नलिखित है। प्रस्तावना: हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को समिति मार्ग 49 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना से स्पष्ट है कि भारत में संवैधानिक सत्ता का स्रोत भारत की जनता है, क्योंकि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत स्वीकार करना अधिनियमित बनाना और आत्मार्पित लागू करना है। वाक्य यह स्पष्ट करता है कि भारत में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है। जनता के बाद संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि जनता ने अपनी सर्वोच्चता संविधान में निहित की है। प्रश्न: भारत में सर्वोच्च शक्ति है संविधान में? प्रश्न: भारत में सर्वोच्च है जनता। संविधान के आदर्श या मूल्य। प्रस्तावना से निम्नलिखित मूल्यों का उल्लेख किया गया है। न्याय जस्टिस। आजकल न्याय को सामाजिक न्याय कहा जाता है। सामाजिक न्याय की मूल भावना समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान अपलिफ्टमेंट ऑफ बिलो अर्थात समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में सहभागिता या समान अवसर देना ही सामाजिक न्याय है। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय के इन्हीं तीनों पक्षों की बात कही गई है। न्याय जस्टिस। आजकल न्याय को सामाजिक न्याय कहा जाता है। सामाजिक न्याय की मूल भावना समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान है अपलिफ्टमेंट ऑफ बिलो अर्थात समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में सहभागिता या समान अवसर देना ही सामाजिक न्याय है। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय के इन्हीं तीनों पक्षों की बात कही गई है। सामाजिक न्याय, इसका अर्थ विशेषाधिकारों के अंत से लिया जाता है, अर्थात जाति लिंग धर्म मूल वंश इत्यादि के आधार पर भेदभाव का अंत किया जाए, जिससे सभी को सामाजिक सरोकारों में भाग लेने का अवसर मिले। आर्थिक न्याय, हर व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर उपलब्ध कराना आर्थिक न्याय है, अर्थात सभी को रोजी रोटी कमाने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। राजनीतिक न्याय, चुने जाने और कोई भी सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार ही राजनीतिक न्याय है। दूसरे शब्दों में बिना किसी भेदभाव के सत्ता में भागीदारी देना ही राजनीतिक न्याय है। स्वतंत्रता, सामान्यतः हम स्वतंत्रता को बंधनों का अभाव या मनमानेपन के रूप में देखते हैं, लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः स्वतंत्रता मनमानापन नहीं हो सकती है। अतः स्वतंत्रता की सही परिभाषा देते हुए हम कह सकते हैं कि करने योग्य कार्यों को करने देने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता को उचित प्रतिबंध भी कहा जा सकता है। प्रस्तावना में विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म इत्यादि की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इन स्वतंत्रताओं के बिना हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते हैं। अतः ये स्वतंत्रताएं हमें मौलिक अधिकार के रूप में संविधान द्वारा दी गई हैं।
समानता। समानता को दो रूपों में समझा जाता है। पहला, विशेषाधिकारों के अंत के रूप में, अर्थात धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव न हो। और दूसरा, अवसर की समानता के रूप में, अर्थात पिछड़ों को अवसर की समानता देने के लिए आरक्षण जैसे संरक्षणात्मक भेदभाव अवसर की समानता के रूप में, अर्थात पिछड़ों को अवसर की समानता देने के लिए आरक्षण जैसे संरक्षणात्मक भेदभाव किया जा सकता है। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है। समानता का सही अर्थ यही है, अर्थात हर किसी को बिना किसी भेदभाव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान अवसर मिलना चाहिए। बंधुत्व। यहाँ बंधुता का अर्थ एकत्व के लिए भाईचारा है। यहाँ बंधुता का अर्थ एकत्व के लिए भाईचारा है, क्योंकि प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की बात कही गई है। हर व्यक्ति की गरिमा की सुरक्षा से ही समाज में बंधुता आ सकती है। बंधुता से ही देश की एकता, अखंडता सुनिश्चित हो सकती है। व्यक्ति की गरिमा का अर्थ है व्यक्ति स्वयं अपने आप में साध्य है, वह किसी के हित का साधन नहीं हो सकता, उसकी सहमत के बगैर उससे कोई काम नहीं लिया जा सकता। अतः बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा, वैश्यावृत्ति इत्यादि मानवीय गरिमा के विरुद्ध हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श। उपरोक्त मूल्यों की स्थापना तभी हो सकती है जब भारत निम्नलिखित आदर्शों को प्राप्त करने की ओर बढ़े। पहला, संप्रभुता संपन्न, सोवरिन। भारत इस आदर्श को प्राप्त कर चुका है। आज भारत सरकार हर तरह के आंतरिक और बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त है। भारत के पास इतनी शक्ति है कि वह अपने सीमा और सीमांतों और लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। दूसरा, समाजवाद, सोशलिस्ट। समाज में समानता जैसी मूल्यों की स्थापना के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था समाजवादी लक्ष्यों की ओर बढ़ रही है। इसके लिए 1955 ईस्वी में कांग्रेस के आवाड़ी अधिवेशन इसके लिए 1955 ईस्वी में कांग्रेस के अवाड़ी अधिवेशन में समाज का समाजवादी ढांचा लक्ष्य घोषित किया गया। 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का और 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति की पहुंच बैंकों तक सुनिश्चित हो सके। राष्ट्रीयकरण का अर्थ सरकारीकरण से लिया जाता है। यही सरकारीकरण समाजवाद है। मूल संविधान में समाजवाद शब्द नहीं था, इसे 42वें संशोधन में जोड़ा गया। तीसरा, पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर। धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता को प्रायः एक ही अर्थ में समझा जाता है। इसका अर्थ यही है कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा। राजनीति से धर्म को अलग किया जाएगा। राज्य सर्वधर्म समभाव की दृष्टि अपनाएगा, अर्थात सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा। भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी और धर्म के आधार पर कोई वोट नहीं मांगा जा सकता। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा जाए या पंथ निरपेक्ष। भारत में धर्म का अर्थ धारण करना है, अर्थात अच्छे गुणों या नैतिकता को धारण करना ही धर्म है। ऐसे में भारत धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? नैतिकता की जितनी आवश्यकता राजनीति में है, उतनी आवश्यकता कहीं नहीं है। इसलिए गांधी जी नैतिकता विहीन राजनीति को वैश्या मानते थे। वे राजनीति की आध्यात्मिकरण की बात करते थे। पंथ का अर्थ कर्मकांड होता है। जैसे इस्लाम, ईसाई और हिंदू शब्द विशेष प्रकार के कर्मकांडों के समूह के नाम हैं। अतः भारत को धर्मनिरपेक्ष न कहकर पंथ निरपेक्ष करना ज़्यादा उचित होगा। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। परिभाषा से यह स्पष्ट है कि लोकतंत्र में जनता ही शासक होती है और जनता ही शासित होती है। यह शासन जन कल्याण के लिए ही होता है।
जब जनता अपना शासन सीधे करती है तो इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। जब अपना शासन करने के लिए एमएलए या एमपी के रूप में अपने प्रतिनिधियों को चुनती है तो इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। प्राचीन समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ करता था। आधुनिक लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलन में है। लोकतंत्र एक व्यक्ति और एक वोट के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात यह हर व्यक्ति की समानता और सहभागिता में विश्वास करता है। गणतंत्र, रिपब्लिक, ऐसा लोकतंत्र जिसमें राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है गणतंत्र कहलाता है। जैसे भारत, पाकिस्तान अमेरिकी गणतंत्र है क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऐसा लोकतंत्र जहाँ राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है गणतंत्र नहीं कहलाता, वरन सीमित राजतंत्र कहलाता है। जैसे ब्रिटेन, जापान लोकतंत्र होते हुए भी गणतंत्र नहीं है। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? पहली बार 1960 ईस्वी के बेरूबारी मुकदमे में यह कहा गया था कि यद्यपि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है लेकिन यह संविधान का भाग नहीं है। 1973 ईस्वी के केशवानंद भारतीवाद में कहा गया कि यद्यपि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है फिर भी यह संविधान का भाग है। इसमें संशोधन किया जा सकता है। जहां संविधान अस्पष्ट है वहां न्यायाधीश संविधान की व्याख्या करते समय प्रस्तावना का सहारा ले सकती है। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? केवल एक बार संशोधन हुआ है। 1976 ईस्वी में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। नोट: प्रस्तावना भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में घोषित करती है। प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, अर्थात प्रस्तावना को लेकर न्यायालय में मुकदमा नहीं किया जा सकता। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4। राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ? नए राज्य का निर्माण। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4। राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ और नए राज्यों का निर्माण। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो कि इंडिया है राज्यों का एक यूनियन होगा। वर्तमान में भारत 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का एक यूनियन है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो कि इंडिया है राज्यों का एक यूनियन होगा। वर्तमान में भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक यूनियन है। इन राज्यों के पुनर्गठन की एक लंबी कहानी है। यह कहानी स्वतंत्रता से पहले शुरू होती है। 1912 ईस्वी में असम, बिहार और उड़ीसा का भाषाई आधार पर पुनर्गठन कर दिया जाता है। इससे अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेज हो जाती है। स्वतंत्रता के बाद यह मांग आंदोलन का रूप ले लेती है। इसे देखते हुए सरकार दर कमीशन की नियुक्ति करती है। 1948 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट में यह कमीशन भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा देता है क्योंकि यह देश की एकता अखंडता के लिए घातक हो सकता है। मांग ठुकराए जाने से आंदोलन और तेज हो जाता है। इसे देखते हुए सरकार जेवीपी समिति का गठन करती है। इस समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जैसे दिग्गज नेता होते हैं। 1949 ईस्वी में समिति अपनी सिफारिश में कहती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक तो नहीं है, लेकिन जन भावना को देखते हुए हमें यह मांग मान लेनी चाहिए। इस तरह समिति ने मामले पर लिपापोती करने की कोशिश की। मांग पूरी न होते देख तेलुगु भाषी क्षेत्र के नेता रामल्लू भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है जिससे आंदोलन नियंत्रण से बाहर हो जाता है। इसे देखते हुए सरकार आनन फानन में आंध्र प्रदेश के रूप में भाषाई आधार पर पहले राज्य का गठन कर देती है।
यह कहानी 1953 ईस्वी की है। यानी कि 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। ठीक है। समस्या की स्थायी समाधान के लिए इसी सन में सरकार राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति करती है। इसके अध्यक्ष फजल अली बनते हैं। अन्य सदस्यों के रूप में पाणिकर और हृदयनाथ कुंजरू शामिल होते हैं। यह फजल अली आयोग भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकराता हुआ कहता है कि पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा और देश की एकता अखंडता होनी चाहिए। वर्तमान में ABCD के रूप में राज्यों का जो वर्गीकरण है उसे समाप्त कर देना चाहिए। इसके स्थान पर 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने चाहिए। सरकार कुछ संशोधनों के साथ फजल अली आयोग की रिपोर्ट मान लेती है और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित करती है। इस अधिनियम के तहत पहली बार 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। बाद में 15वें राज्य के रूप में गुजरात का पुनर्गठन होता है। इसके बाद नागालैंड, हरियाणा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन किया जाता है। 1974 ईस्वी में 35वें संशोधन के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया जाता है। 1975 ईस्वी में 36वें संशोधन द्वारा इसे पूर्ण राज्य बना दिया जाता है। 1986 ईस्वी में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन, 1987 ईस्वी में गोवा का गठन होता है। 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन होता है। 2014 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना का गठन कर दिया जाता है। राज्यों के नामों और सीमाओं में परिवर्तन और नए राज्य का गठन। राज्यों के नामों और सीमाओं में परिवर्तन तथा नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को दी गई है। इसके लिए अनुच्छेद 3 में प्रक्रिया बताई गई है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले राष्ट्रपति प्रभावित होने वाले राज्यों से विचार विमर्श करता है, लेकिन यह औपचारिकता मात्र है। राज्यों की सहमति असहमति से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से संसद की किसी सदन में विधेयक लाया जाता है। यह विधेयक संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से पारित कर देते हैं। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है। इससे राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन हो जाता है, नए राज्य का गठन हो जाता है। यहाँ यह स्मरण रहे कि नए राज्य के गठन को संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। राजतंत्र में जनता के पास केवल कर्तव्य हुआ करते थे, अधिकार नहीं। इसीलिए जनता प्रजा कहलाती थी। लोकतंत्र में जनता के पास अधिकार और कर्तव्य दोनों होते हैं, इसलिए जनता नागरिक कहलाती है। विदेशी और नागरिक में अंतर यह है कि नागरिकों के पास मताधिकार, सार्वजनिक पद पाने के अधिकार इत्यादि अधिकार होते हैं, विदेशियों के पास नहीं होते हैं। भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। जैसे हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो भारत के नागरिक हैं, इकहरी नागरिकता का प्रावधान होते हुए भी सिंघवी समिति की सिफारिश पर भारतीय मूल के प्रवासियों को 2003 में भारत की दोहरी नागरिकता दी गई। लेकिन दोहरी नागरिकता प्राप्त इन प्रवासियों को मताधिकार नहीं होगा, न ही इन्हें कोई सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार होगा। हाँ, इन्हें भारत में आने और रहने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। वीज़ा के विकल्प के रूप में इन्हें PIO पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड दिया जाता है। यहाँ यह स्मरण रहे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को यह दोहरी नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। दोहरी नागरिकता देने का उद्देश्य भारतीय मूल के प्रवासियों को भारत से भावात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से जोड़ना है, जिससे वे भारत आकर भारत में निवेश करें। उन्हें भारत से जोड़ने के लिए प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी अफ्रीका प्रवास से भारत लौटे थे। इसी उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। भारतीय नागरिकता 2 वर्गों में है। संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता, संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता और भारतीय नागरिकता का अर्जन। भारतीय नागरिकता पहले संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता अनुच्छेद 5 से 18
और दूसरा भारतीय नागरिकता का अर्जन नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा। ठीक है। भारतीय नागरिकता की समाप्ति अनुच्छेद 9 में। संविधान लागू होने के समय किसे भारत का नागरिक समझा गया? संविधान लागू होने के समय किसे भारत का नागरिक समझा गया? जो भारत में जन्मा था, जिसके माता पिता भारत में जन्मे थे, अनुच्छेद 5 के तहत। विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आने वाले को भारत की नागरिकता, अनुच्छेद 6 के तहत। विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पुनः पाकिस्तान से भारत आने वालों को भारत की नागरिकता, अनुच्छेद 7 के तहत। और रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता, अनुच्छेद 8 के तहत। भारत की नागरिकता का अर्जन कैसे किया जा सकता है? अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता संबंधी अधिनियम बनाने की शक्ति अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता संबंधी अधिनियम बनाने की शक्ति देता है। संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करके भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। वर्तमान में नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित आधारों पर भारत की नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। पहला, जन्म के आधार पर। दूसरा, वंशानुक्रम के आधार पर, अर्थात जिसके माता पिता और माता मही पिता मही भारत में जन्मे हों। तीसरा, देशीयकरण के आधार पर, अर्थात ऐसे विदेशी जो लंबे समय से भारत में रह रहा है, जिसने भारत की बोली, भाषा, खान पान, आचार विचार को अपना लिया हो, अर्थात भारतीय संस्कृति में रच बस गया हो, वह देशीयकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। चौथा, रजिस्ट्रेशन द्वारा। यदि कोई विदेशी लड़की भारत के किसी लड़के से शादी कर ले तो वह रजिस्ट्रेशन द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है। किसी भूभाग के भारत में मिलाए जाने पर, जैसे पौंडीचेरी, गोवा, दादर नगर हवेली इत्यादि को स्वतंत्रता के बाद भारत में मिलाया गया, अतः इन्हें भारत की नागरिकता स्वयं प्राप्त हो गई। अंतिम है, किसी भूभाग के भारत में मिलाए जाने पर, जैसे पौंडीचेरी, गोवा, दादर नगर हवेली इत्यादि को स्वतंत्रता के बाद भारत में मिलाया गया, अतः इन्हें भारत की नागरिकता स्वयं प्राप्त हो गई। नागरिकता अधिनियम में संशोधन। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि यदि बच्चे की मां भारत की नागरिक है तो बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। पहले पिता का भारत का नागरिक होना जरूरी था। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय मूल के प्रवासियों को भारत की दोहरी नागरिकता दी गई। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005। इसके द्वारा 16 देशों के समुद्र पारीय भारतीय मूल के प्रवासियों को भारत की दोहरी नागरिकता दी गई। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। इसके द्वारा समुद्र पारीय दोहरी नागरिकता को उदार बनाया गया। OCI और PIO कार्ड को एक कर दिया गया। भारतीय नागरिकता की समाप्ति, अनुच्छेद 9। भारतीय नागरिकता की समाप्ति, अनुच्छेद 9। स्वेच्छा से त्यागने पर, दूसरे देश की नागरिकता ले लेने से, देशद्रोह की स्थिति में वंचित करने से। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। संविधान भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 तक। इन्हें आधारभूत अधिकार, मानवाधिकार और कभी कभी प्राकृतिक अधिकार भी कह दिया जाता है, क्योंकि इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मौलिक अधिकार सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, इसलिए भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
गौरतलब है कि ब्रिटेन के राजतंत्र में 1215 ईस्वी में जनता के लिए अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया था। इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इन्हीं अधिकारों से ब्रिटेन में प्रजातंत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ। यही कारण है कि अब जहां कहीं भी कोई बड़ा परिवर्तनकारी कदम उठाया जाता है तो उसकी तुलना मैग्ना कार्टा से की जाती है। पहली बार 1928 ईस्वी में नेहरू कमेटी ने मौलिक अधिकारों पर चर्चा नेहरू कमेटी में पहली बार 1928 ईस्वी में नेहरू कमेटी में मौलिक अधिकारों पर चर्चा हुई, लेकिन पहली बार कांग्रेस ने 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव नेहरू जी ने बनाया था, लेकिन कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अधिकार: मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और वैधानिक या कानूनी अधिकार। पहला, मौलिक अधिकार: ऐसे अधिकार जिनका उल्लेख भाग 3 में है, जैसे जीवन का अधिकार। संवैधानिक अधिकार: ऐसे अधिकार जिनका संविधान के अन्य भागों में है। संवैधानिक अधिकार: ऐसे अधिकार जिनका उल्लेख संविधान के अन्य भागों में है, जैसे मताधिकार अनुच्छेद 326 में। वैधानिक या कानूनी अधिकार: संसदीय कानून द्वारा जिन अधिकारों का सृजन होता है वही वैधानिक अधिकार होते हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर। मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, अतः इनकी भाषा नकारात्मक है। इनके उल्लंघन पर मुकदमा व्यक्ति बनाम राज्य चलेगा, जबकि कानूनी अधिकार व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है। इस प्रकार मुकदमा व्यक्ति बनाम व्यक्ति चल सकता है। दोनों अधिकार न्याय योग्य हैं, अर्थात इनके उल्लंघन पर न्यायालय जाया जा सकता है, लेकिन जहां मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मुकदमा किया जा सकता है, वहीं विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर मुकदमा लोअर कोर्ट में भी किया जा सकता है। मौलिक अधिकार साधारण कानून से छीने नहीं जा सकते हैं, जबकि कानूनी अधिकार छीने जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों की सूची। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार ही हैं। पहला, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, यानी कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कुल 5 अनुच्छेद हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, कुल 5 अनुच्छेद, जैसे कानूनी समानता का अधिकार। कानूनी समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। कानूनी समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। सामाजिक समानता। कानूनी समता का अधिकार अनुच्छेद 14। दूसरा, सामाजिक समता। सामाजिक समता के अंतर्गत भेदभाव का अंत अनुच्छेद 15, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। अवसर की समता अनुच्छेद 16। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, कुल चार अनुच्छेद। अनुच्छेद 19, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) क, बोलने की स्वतंत्रता। 19(1) ख, सभा करने की स्वतंत्रता। 19(1) ग, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19(1) घ, भ्रमण की स्वतंत्रता। 19(1) अंग, निवास करने की स्वतंत्रता। 19(1) च नहीं है। 19(1) छ, कारोबार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि के समय अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि के विरुद्ध स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22, मनमानी गिरफ्तारी पर रोक। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, कुल 2 अनुच्छेद। अनुच्छेद 23, बाल श्रम और अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों में न लगाना।
अनुच्छेद 23 बाल श्रम और मानव देह व्यापार पर रोक। और अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों में न लगाना। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28, कुल 4 अनुच्छेद। अनुच्छेद 25 अंतःकरण या धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 करों के संदाय से छूट। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा न देना। पांचवां, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30, कुल 2 अनुच्छेद। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा, लिपि, भाषा और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार। छठवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुल 6 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कुल 18 अधिकार हैं। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मौलिक अधिकार था। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मौलिक अधिकार था। इसी तरह अनुच्छेद 19 में कुल 7 स्वतंत्रताएं थी। 19(1) में संपत्ति के अर्जन और व्ययन की स्वतंत्रता है। 1978 ईस्वी में 44वें संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के मौलिक अधिकार और संपत्ति के अर्जन और व्ययन की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। अब इन्हें अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि अब संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन पर पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18। समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18। इसके अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित 5 अधिकार आते हैं। पहला, कानूनी समता का अधिकार। पहला, कानूनी समता का अधिकार। कानून के समक्ष समानता, ब्रिटिश शब्दावली। कानून का समान संरक्षण, अमेरिकी शब्दावली। उपरोक्त दोनों शब्दावलियों से कानूनी समानता को परिभाषित किया गया है। इन शब्दावलियों में कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। इस शब्दावली को न्यायालयों में काली पट्टी बंधी न्याय की देवी मूर्ति को समझाया गया है। हाथ में तराजू लिए न्याय की देवी की मूर्ति यह स्पष्ट कर देती है कि कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। कानून का समान संरक्षण शब्दावली का अर्थ है कि कानून समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार करेगा, अर्थात सभी को समान रूप से संरक्षण देगा। उपरोक्त से स्पष्ट है कि दोनों शब्दावलियों का भाव समान है। दोनों से भाव यही निकलता है कि कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन यदि भेदभाव युक्त है या संरक्षणात्मक है या नैसर्गिक न्याय के अनुकूल है तो ऐसा भेदभाव किया जा सकता है। जैसे नारियों की विशेष सामाजिक स्थिति को देखते हुए बसों, ट्रेनों में उनके लिए सीटें आरक्षित करना युक्त भेदभाव माना जाएगा। इसी तरह सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर यदि महिलाओं और पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है तो इसे संरक्षणात्मक या युक्त भेदभाव माना जाएगा। शराबबंदी की स्थिति में सैनिकों को शराब देना युक्त भेदभाव माना जाएगा, क्योंकि इन्हें विशेष परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। अनुच्छेद 14 के प्रमुख अपवाद। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि वे इस दौरान किसी की हत्या भी कर दें तो भी उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हाँ, ज़मीन या जायदाद या सिविल मामलों में 2 महीने की पूर्व सूचना देकर मुकदमा चलाया जा सकता है, अनुच्छेद 361 के अंतर्गत। भारत में नियुक्त किसी देश के राजदूत को सजा भारतीय विधि के अनुसार नहीं दी जा सकती, उसे उसके कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। दूसरा, भेदभाव का अंत, अनुच्छेद 15।
जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का अंत किया जाता है। अर्थात इन आधारों पर सार्वजनिक स्नानाघरों, पूजा गृहों, मनोरंजन केंद्रों इत्यादि का उपभोग करने से किसी को नहीं रोका जा सकता। लेकिन अनुच्छेद 15 पहला, राज्यों को स्त्रियों और बच्चों की विशेष सुविधाएं देने से नहीं रोकेगा। अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत। और दूसरा, राज्य के दलितों और पिछड़ों को विशेष सुविधाएं देने से नहीं रोकेगा अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत। इस तरह अनुच्छेद 15(3) और 15(4) को अनुच्छेद 14 के साथ पढ़ना पड़ेगा, अर्थात इसे युक्त भेदभाव माना जाएगा। तीसरा, नियोजन या नौकरियों के अवसर की समानता। अनुच्छेद 16, राज्य नौकरियां देते समय जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन संसद किसी नौकरी के लिए निवास संबंधी योग्यता निर्धारित कर सकती है। राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण दे सकता है। अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत। राज्य किसी सरकारी धार्मिक संस्था में धर्म से संबंधित व्यक्ति को ही पुरोहित या मौलवी नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 16(5) के अंतर्गत। यहाँ अनुच्छेद 16(4) और 16(5) को भी अनुच्छेद 14 के साथ पढ़ा जाएगा, क्योंकि यह युक्त भेदभाव है। आरक्षण। शिक्षा में आरक्षण अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत और नौकरियों में आरक्षण अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत। प्रोन्नति में आरक्षण अनुच्छेद 16(4) क के अंतर्गत। नौकरियों में आरक्षण देने के लिए सरकार ने 1953 ईस्वी में काका कालेलकर आयोग का गठन किया, लेकिन सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि 1955 ईस्वी में SC/ST को नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया। आगे चलकर 1978 ईस्वी में पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण देने के लिए VP मंडल आयोग का गठन किया गया। आयोग ने 1982 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। 1990 ईस्वी में VP सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। इस आरक्षण कानून को 1993 ईस्वी के इंदिरा साहनी वाद में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुकदमे में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता, क्योंकि अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण का आधार सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन बताया गया है। भारत में जातियां सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन का प्रतीक हैं। शैक्षणिक पिछड़ेपन का प्रतीक है, इसलिए आरक्षण जातिगत ही हो सकता है। आरक्षण 50% से अधिक नहीं दिया जा सकता। तीसरा, पिछड़ों में जो क्रीमी लेयर है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने 8 लाख वार्षिक आय अर्जित करने वालों को क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा है। चौथा, न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 16(4) को अनुच्छेद 335 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात आरक्षण उसी सीमा तक दिया जा सकता है जितने से प्रशासन की योग्यता और दक्षता प्रभावित न हो। पांचवा, न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन संविधान के द्वारा 16(4) के अंतर्गत SC/ST को प्रोन्नति में आरक्षण दे दिया। नागराज केस में इसे चुनौती दी गई। न्यायालय ने गाइडलाइन देते हुए कहा कि सरकार SC/ST को प्रोन्नति में आरक्षण तभी दे जब जांच कर ले कि राज्य के उच्च पदों पर इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ये जातियां राज्य में अति निम्न स्थिति में हैं। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। यह अनुच्छेद छुआछूत के अंत की घोषणा करता है। छुआछूत का अंत करने के लिए अनुच्छेद 35 संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है। संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करके अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया। 1976 ईस्वी में इस अधिनियम का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम रख दिया गया। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। यह अनुच्छेद उपाधियों के अंत की घोषणा करता है, क्योंकि उपाधियों से पंक्ति भेद होता है। इससे सामाजिक समानता को धक्का पहुंचता है, लेकिन यह अनुच्छेद राज्य को शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि देने से नहीं रोकेगा।
दूसरा, राज्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम प्रोत्साहित करने के लिए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसी उपाधियां दे सकता है, लेकिन इन उपाधियों को कोई अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। स्मरण रहे कि ये उपाधियां 1954 ईस्वी में शुरू की गई थी। राष्ट्रपति की अनुमति से ही विदेशी उपाधि धारण की जा सकती है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही विदेशी उपाधि धारण की जा सकती है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत निम्नलिखित 4 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। पहला, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। इस अधिकार के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं शामिल की गई हैं। ए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) क। इसके अंतर्गत विचार करने, भाषण करने, लेखन करने, सूचना के सभी स्रोतों तक पहुंचने जैसी तमाम स्वतंत्रताएं आती हैं, लेकिन इनमें तीन उल्लेखनीय हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार और झंडा फहराने का अधिकार। ये स्वतंत्रताएं पूर्ण नहीं हैं। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत इन्हें निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पहला, देश की एकता अखंडता पर खतरा पहुंचने पर, उपद्रव की आशंका पर, विदेशी राज्यों से संधि होने पर, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए और न्यायालय की अवमानना पर। बी, सभा करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) ख। लेकिन सभा या सम्मेलन निरायुद्ध होना चाहिए। निरायुद्ध होना चाहिए, यानी कि हथियार नहीं होने चाहिए। ठीक है। सी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) ग। लेकिन संगठन के माध्यम से हड़ताल करना मौलिक अधिकार नहीं हो सकता, अतः हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 97वें संशोधन के अंतर्गत इसी अनुच्छेद के तहत सरकारी सोसाइटी गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। डी, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) घ। देश की सीमा के भीतर कहीं भी हम भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन जनजातीय हितों को देखते हुए इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ई, निवास करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) अंगा। भारत का कोई भी नागरिक स्थायी रूप से कहीं भी बस सकता है, लेकिन जनजातीय हितों को देखते हुए इस स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एफ, कारोबार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) छ। कारोबार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) छ। दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 20। किसी व्यक्ति को अपराधी तभी घोषित किया जा सकता है जब उसने कोई ऐसा कार्य किया हो जो अपराध की श्रेणी में आता हो। एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता, लेकिन विभागीय कार्यवाहियां की जा सकती हैं। व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी या गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कानून में जितने दंड का विधान है उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21। इसे जीवन का अधिकार भी कहा जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ सशरीर प्राण की रक्षा है। इस अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं। इस तरह यह अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध है। संसद ही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही इसे छीन सकती है। जैसे बलात्कार के लिए फांसी का कानून बनाकर बलात्कारी के इस अधिकार को छीना जा सकता है। फांसी का यही कानून विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहा जाएगा। विधि द्वारा स्थापित यह प्रक्रिया न्यायिक पुनर्विलोकन पर सीमा लगाता है, अर्थात न्यायालय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि शून्य घोषित नहीं कर सकती है। विधि द्वारा स्थापित यह प्रक्रिया न्यायिक पुनर्विलोकन पर सीमा लगाता है, अर्थात न्यायालय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि शून्य घोषित नहीं कर सकता। लेकिन 1978 ईस्वी के मेनका गांधी वाद में न्यायालय ने कहा, यदि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मनमानी पूर्ण है, युक्त नहीं है, तो न्यायालय इसका पुनर्विलोकन करके इसे रद्द कर सकता है। इस तरह न्यायालय ने इस मुकदमे में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि की उचित प्रक्रिया की शब्दावली को महत्व दिया। विधि उचित है या युक्त नहीं है, इसका निर्णय न्यायालय स्वयं करेगा।
मेनका गांधी वाद के बाद न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की बड़ी उदार व्याख्या की। न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार का अर्थ एक लंबा, स्वस्थ, सभ्य, सृजनात्मक और आनंदपूर्ण जीवन है, जिसके लिए जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी उसे पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा, जैसे शिक्षा पाने का अधिकार। पहली बार 1993 ईस्वी के मोहिनी जैनवाद में शिक्षा के अधिकार मौलिक अधिकार पहली बार 1993 ईस्वी के मोहिनी जैनवाद में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित किया गया। बाद में 86वें संशोधन के द्वारा 21 का जोड़कर अनुच्छेद 21 का जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। इस अधिकार को अप्रैल 2010 में लागू किया गया। विदेश जाने का अधिकार 1978 में मेनका गांधीवाद में मौलिक अधिकार घोषित किया गया। विदेश जाने का अधिकार 1978 में मेनका गांधीवाद में मौलिक अधिकार घोषित किया गया। स्वस्थ पर्यावरण पाने का अधिकार MC मेहतावाद, चिकित्सा पाने का अधिकार, शीघ्र न्याय पाने का अधिकार और निजता या गोपनीयता का अधिकार। इसे एकांतता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी भी कहा जाता है। यह अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें सभी मौलिक अधिकारों की खुशबू आती है, क्योंकि निजता का अर्थ है कि हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे संबंध बनाते हैं, किसके साथ रहते हैं, किसे वोट देते हैं, कौन सा धर्म अपनाते हैं इत्यादि हमारे निजी मामले हैं। हमारे इन मामलों में किसी को ताक झाक या हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं होगी। यह हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन 1954 ईस्वी के MP जैनवाद और 1962 ईस्वी के खड्ग सिंहवाद में न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार मानने से इनकार कर दिया था। जब सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया, तो इसे न्यायालय में चुनौती दी गई, क्योंकि आधार में व्यक्ति की बायोमेट्रिक पहचान ली जाती है। यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इसी बात को संज्ञान में लेते हुए न्यायालय ने 9 न्यायाधीशों की पीठ में ने 24 अगस्त 2017 ईस्वी को अपने ऐतिहासिक फैसले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यह पूर्ण अधिकार नहीं है कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार कार्ड के माध्यम से व्यक्ति की पहचान ले सकती है, लेकिन ऐसा करते समय सरकार को यह बताना होगा कि यह पहचान किस उद्देश्य से ली जा रही है, किस कानून के तहत ली जा रही है और कितनी पहचान ज़रूरी है। सरकार को डेटा की सुरक्षा का भी आश्वासन देना पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आज के डिजिटल युग में निजता अधिकार एक हारी हुई बाजी लगता है, क्योंकि व्यक्ति के पहचान से संबंधित डेटा की सुरक्षा करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। सरकार ने डेटा की सुरक्षा के लिए सिफारिश करने हेतु श्री कृष्ण आयोग का गठन किया है। सरकार ने डेटा की सुरक्षा के लिए सिफारिश करने हेतु श्री कृष्ण आयोग का गठन किया है। निजता के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किए जाने से कई बंद खिड़कियां खुलने वाली हैं, जैसे समलैंगिकता और लिव इन रिलेशनशिप, आधार कार्ड और सामाजिक नैतिकता। अनुच्छेद 21 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी शब्दावली है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में है। विधि की उचित प्रक्रिया अमेरिकी शब्दावली है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 21 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी शब्दावली है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में है। विधि की उचित प्रक्रिया अमेरिकी शब्दावली है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है।